हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी स्पेशल के 6वें सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 5 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो मैथ्स वाटिका के अंदर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा ग्रुप डी स्पेशल सेट का, वहाँ से भी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों का सेट आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आज का जो है वो आपका HCF से है, यानी कि महत्तम से है। हमें बताना है इस दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा। तो देखिए HCF निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, हम इस दोनों के डिफरेंस को चेक करेंगे यानी कि अंतर को चेक करेंगे। तो अंतर देखिए कितना है, 4432 में से 3324 घटाइए तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके अलावा यह क्या बचा आपका, यह आपका बचा 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 44 में से 33 माइनस करेंगे 1108। हमने क्या किया, इस दोनों का डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला। अगर इस दोनों का जो अंतर आया है 1108 ही अंतर आया है ना, इस तरीके का जब भी बड़ा बड़ा संख्या दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। जो अंतर आया है अगर इस दोनों को पूरा पूरा काट दे तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो 1108 देखिए 4432 को काटेगा, 1100 चौके 4408 चौके 32 काटेगा 4 बार में। 1108 3324 को भी काटेगा, 1100 या 3308 त्रिक 24। तो जो अंतर आया वो इस दोनों को काटेगा, यानी जो अंतर है यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अगर यह अंतर इस दोनों को नहीं काटता तो फिर हम देखते वैसे ऑप्शन को चुनते जो इस अंतर को काटेगा, वैसे ऑप्शन को हम चुनते जो इस अंतर को काटेगा, वह ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम से है, आयु से है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। विशाल जो है वह आर्या से कितना छोटा है, 20 साल छोटा है। मीन्स कि दोनों की आयु में डिफरेंस, दोनों की आयु में अंतर 20 साल का है। किसी दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। जैसे आपका बड़ा भाई अगर आपसे 5 साल बड़ा है तो वह हमेशा आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा। अगर अभी 5 साल बड़ा है तो 2 साल बाद भी वह 5 साल बड़ा रहेगा, 3 साल बाद भी वही 5 साल बड़ा रहेगा, 10 साल बाद भी वही 5 साल बड़ा रहेगा। कहने का यह मतलब है कि दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर होता है वह परमानेंटली समान ही होता है। तो यहाँ बोला है कि विशाल आर्या से 20 साल छोटा है, तो अभी 20 साल छोटा है यानी कि 10 साल के बाद भी 20 साल छोटा होगा, 25 साल बाद भी 20 साल छोटा होगा, मतलब दोनों की आयु में 20 साल का अंतर हमेशा बना रहेगा। आगे बोला है 12 साल के बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना। देखिए कितने साल बाद की बात कर रहा है, 12 साल बाद, यानी कि 12 ईयर्स, 12 वर्ष बाद। 12 साल बाद की बात बोला है कि 12 साल बाद जो है वह आर्या की आयु विशाल की आयु का 1.25 गुना। आर्या का जो आयु है वह विशाल के आयु का कितना गुना, 1.25, यानी कि विशाल का आयु अगर 1 तो आर्या का आयु 1.25। इस तरीके से हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो बोला है ना कि आर्या का जो आयु है वह विशाल से 1.25, तो जिससे 1.25 गुना बोला है उसका आयु हम 1 लेंगे तो विशाल का आयु इसका 1.25 गुना, आर्या की जगह 1.25 रखेंगे तो 1.25 गुना हो जाएगा। सीधे 2 गुना बोलता तो यहाँ 1 रखते, यहाँ 2 रखते 2 गुना हो जाता है ना। 1.5 गुना बोलता तो यहाँ 1 रखते, यहाँ पे 1.5 रखते तो 1.5 गुना हो जाता। अब आगे देखिए, वास्तव में अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है। अब बट्टा में क्या होता है कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इस पे डबल जीरो। अनुपात का मतलब बट्टा में, तो इसके बट्टा में यह है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो होगा। अब इस दोनों को काटिए, दोनों 25 से कटेगा, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। अब रेशियो हमारा उस फॉर्म में आ गया है जहाँ से हम लोग अपना आंसर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो 12 साल बाद दोनों के आयु में क्या रेशियो होगा, 5:4 का अनुपात होगा। 12 साल बाद आर्या और विशाल की आयु में 5:4 का अनुपात होगा। आगे देखिए क्या बोला है, विशाल आर्या से 20 साल छोटा है। अब यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, विशाल जो है वो आर्या से कितना छोटा है, अनुपात में 1 छोटा है, जबकि क्वेश्चन में बोला है 20 छोटा है। तो आप 20 से गुना करिए, जितना का अंतर बोलेगा उतना से गुना करिएगा। 5 और 4 अनुपात में दोनों कितना छोटा है, 1, जबकि वास्तव में 20 साल छोटा है, तो अंतर 20 का करना है तो 20 से गुना करेंगे। अब जब आप 20 से गुना करिएगा तो आर्या का आयु 20 पंचे 100 वर्ष हो जाएगा।
ठीक है। और विशाल का आयु 20 चौके 80 वर्ष हो जाएगा। अब विशाल का आयु 80 वर्ष आ गया, आर्या का आयु 100 साल आ गया, लेकिन कब का है यह आयु? 12 साल बाद। तो देखिए 12 साल बाद आर्या का आयु 100 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आर्या की अभी कितना वर्ष का है? आर्या अभी कितना वर्ष का है, यानी कि आर्या का वर्तमान आयु। तो यह 12 साल बाद, आर्या 12 साल बाद, यहाँ से जो भी आयु निकलेगा वो 12 साल बाद का, तो यह 12 साल बाद 100 साल का होगा। तो अभी तो यह 88 साल का ही होगा ना, क्योंकि क्या बोला है? 12 साल बाद 100 साल का। तो अभी कितना साल का? अभी 100 - 12 यानी कि 88 वर्ष का ही होगा। विशाल 80 साल का हो जाएगा। कब? 12 साल बाद। तो 12 साल बाद यह 80 साल का होगा, यानी अभी कितना साल का होगा? 80 - 12 यानी कि 68 साल का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका एवरेज से है और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करता है। क्वेश्चन यह है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम। ठीक है, बेसिक तरीका से हम लोग ऐसे बनाते हैं। 40 छात्रों का औसत वजन कितना? 45 किलोग्राम। औसत वजन 45 किलोग्राम कहने का मतलब प्रत्येक का वजन 45 किलोग्राम। औसत का मतलब होता है पर बॉडी। औसत खर्च 100 रुपये है, यानी प्रत्येक का खर्च 100 रुपये। तो औसत वजन यहाँ पे कितना दिया है? 45 किलोग्राम, यानी प्रत्येक का वजन 45 किलोग्राम। और कितना व्यक्ति है? 40 व्यक्ति है। तो 40 × 45 पहले बेसिक मेथड से बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे डायरेक्ट इसका ट्रिक क्या होगा। अब बोला है कि यदि कक्षा में अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? अब 40 से 41 हो गया, तो व्यक्ति का संख्या हो जाएगा 41। औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि अब औसत वजन 45 के बजाय कितना हो गया है? अब 45 के बजाय औसत वजन हो गया है 46। तो देखिए इसमें अध्यापक सहित सभी छात्रों का कुल आयु है और इसमें केवल छात्रों का कुल आयु है। तो अध्यापक सहित छात्रों के कुल आयु में से छात्रों के कुल आयु को माइनस करेंगे तो इससे आपका किसका आयु निकलेगा? 86 ईयर, 86 वर्ष है ना। जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो इससे जो आयु निकलेगा वह अध्यापक का आयु निकलेगा। अध्यापक सहित यानी कुल 41 व्यक्तियों का वजन है ना, हाँ जी, 41 व्यक्तियों के कुल वजन में से 40 व्यक्तियों के वजन को हटाइएगा तो 41वां व्यक्ति का वजन निकलेगा। और 41वां व्यक्ति कौन है? अध्यापक, यानी कि अध्यापक का वजन 86। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को देखिए हम लोग कम करते हैं। कैसे कम करेंगे समझिए। 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम, तो जो व्यक्ति आएगा उसका वजन 45 किलोग्राम तो लेके चलेंगे ही, 45 तो होगा ही। आगे देखिए बोला है कि यदि कक्षा में अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो प्लस करेंगे, बढ़ जाता है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और कितना किलोग्राम बढ़ा? 1 किलोग्राम बढ़ा इसके शामिल होने पर ना, अध्यापक के शामिल होने पर। तो अध्यापक को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो कितना व्यक्ति होगा? 40 व्यक्ति पहले से था, एक व्यक्ति और, यानी 41 व्यक्ति होगा। और 41 व्यक्ति का वजन 1 किलोग्राम बढ़ा, यानी कुल वृद्धि कितना का हुआ है? 41 किलोग्राम का ही होगा। 40 छात्र था और एक अध्यापक आ गया तो व्यक्ति कितना हो गया? 41। तो 41 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ा, यानी प्रत्येक व्यक्ति का वजन 1 किलोग्राम बढ़ा है। तो 41 व्यक्तियों के वजन में कुल वृद्धि कितना का? 41 किलोग्राम का। तो 41 किलोग्राम वजन बढ़ गया। पहले से कितना था? 45, और अध्यापक के आने से 41 और बढ़ गया, यानी इस अध्यापक का कुल वजन क्या होगा? 45 + 41, बार आयु बोल देते हैं, वजन है। कितना हो जाएगा? यह आपका 86 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इतना सिंपल वे में निकलना है। ठीक है, पुनः देखिए आपको क्या करना है। जो औसत वजन है उसको तो हम लिखेंगे, इतना तो हम मान के ही चलेंगे। और वृद्धि हो गया तो प्लस, कमी होता तो हम माइनस करते। औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो 40 छात्र था, एक व्यक्ति आया तो कितना व्यक्ति हो गया? 41। तो 41 व्यक्ति का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ा, यानी कुल वृद्धि 41 × 1 का 2। अगर औसत वजन में 2 किलोग्राम का वृद्धि होता तो 41 × 2 करते, फिर ऐड करते। 3 किलोग्राम का वृद्धि होता तो 41 × 3 करते, फिर ऐड करते। इससे हमारा आंसर बहुत ही सिंपल वे में निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। a + 1/a का वैल्यू 8 है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा? इस तरीके का जितना भी ट्रिक है सबको हम एक जगह आप बता चुके हैं। अलजेब्रा का एक छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट दिया था, छोटा सा वीडियो बनाया है, उसमें पूरा हमने डाला है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अलजेब्रा और ट्रिगो सब है उसमें। अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है। a + 1/a का वैल्यू अगर दे और a³ + 1/a³ का मान पूछे तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? जो वैल्यू दे एक बार उसका क्यूब करना है और एक बार तिगुना करना है और माइनस कर लेना है, यानी इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, a³ माइनस क्या करना है? 3a करना है। अगर डिटेल में इसको लिखिए तो ऐसे करना है। अगर a + 1/a का मान
मान लीजिए कि दे दिया है a और आपसे a³ प्लस 1/a³ का मान पूछे, यही तो रहता है ना, इसका मान दे करके इसका मान पूछता है। तो हम इस वैल्यू को, यानी जो इसका वैल्यू दिया जाएगा उसको एक बार क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। लेकिन अगर a-1/a का मान दे देता इसी क्वेश्चन में, अगर a-1/a का मान दे दे a और तब आपसे क्या पूछेगा, a³ माइनस 1/a³ का मान पूछे, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक बार करेंगे क्यूब, एक बार करेंगे तिगुना, सब तो सेम ही रहेगा, बस उल्टा काम कर देना है, माइनस वाला में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। a + 1/a का मान दिया है 8, इसका मान पूछा है, तो एक बार हम 8 का करेंगे क्यूब और एक बार इस 8 का क्या करेंगे, तिगुना, एक बार क्यूब एक बार तिगुना और बीच में माइनस। 8 का क्यूब 512 और 8 तिरिक 24, 512 में से 24 माइनस करेंगे 428 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस मेथड को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है, हमें इस समीकरण का मूल बताना है, यानी कि इसे हमें फैक्टराइज करना है। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 4x और बराबर में प्लस 30 है, बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, बराबर के दाईं ओर है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फैक्टराइज करने का तरीका यह है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको x² के कोफिशिएंट के साथ गुना करिए, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। अब 60 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद यह बीच वाला आ जाए। 30 दूना 60, जो कांस्टेंट होगा उसको x² के कोफिशिएंट के साथ गुना करिए, तो 30 दूना 60। अब इस 60 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि इसको जोड़ने घटाने के बाद 4x आ जाए, तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो 2x² प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x माइनस 6x। देखिए 10 छक्के 60, 30 दूना 60 था ना, तो 60 को ही ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद 4x आ जाए, तो 10 और 6। अब 10x में से 6x माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस 30 था तो माइनस 30 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सिर्फ इसके लिए हमें सोचना था कि हम क्या रखें, तो 10x माइनस 6x रखें। अब आगे देख लीजिए, इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा, x कॉमन ले चुके हैं, 2 भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस, 30 में से 6 कॉमन तो 5 बचेगा, बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल यह कहता है कि जो दो एक टाइप का इसमें डाटा है उसमें से एक को निकालिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, तो x + 5, दो में से सिर्फ एक को लिखना है, तो x + 5 दो बार आए, एक बार लिखिए। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2x माइनस 6, जो दोनों के गुना में है, 2x माइनस 6, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे देखिए, यह दोनों चीज़ तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका गुणनखंड निकल गया यह दोनों। अब देखिए यह दोनों गुना में है, बराबर में 0, तो इतना बराबर अगर हम इसका वैल्यू निकालें, यह गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 0/2x माइनस 6 यानी 0। तो इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं और इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो जब x + 5 बराबर हम 0 लिखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, होगा। जब x + 5 बराबर 0 तो x का वैल्यू -5। और यहाँ से देखिए, जब 2x माइनस 6 बराबर 0 रखिएगा तो 2x का वैल्यू 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5 और 3, -5 और 3। x प्लस दोनों के बराबर में बारी बारी से 0 लिखेंगे ना, x + 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। और 2x माइनस 6 बराबर अगर हम 0 लिखेंगे तो 2x का वैल्यू क्या होगा, इधर -6 बराबर किधर आएगा, तो +6, 2 × 6, 6, x का वैल्यू कितना, 3। वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5 और 3, इसका यही दो मूल निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है आरोही क्रम में व्यवस्थित एक सेट। यहाँ जो एक सेट है वह आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अब इस पूरे का माध्यिका 17 है। देखिए माध्यिका नहीं निकालना है इस बार, माध्यिका दे रखा है 17, हमें क्या बताना है, हमें x का वैल्यू बताना है। तो माध्यिका अगर आपको निकालना होता है तो तरीका यह होता है कि संख्याओं को पहले आरोही क्रम में सजाइए और बीच में जो संख्या आएगा वही आपका माध्यिका हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 संख्या हम लिखे इस तरीके से, है ना, 8, 9, 10, 3 संख्या लिखे, तो बीच में कौन सा संख्या आएगा, 9, यही माध्यिका हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम 4 संख्या लिखे, ठीक है, मान लीजिए कि हम 4 संख्या लिखे, 8, 9, 10, 11, अब बीच में कौन आएगा, तो एक बाएं से घटाइए, एक दाएं से हटाइए, बीच में 2 संख्या आ गया। अब माध्यिका इस दोनों के योग का आधा हो जाएगा,
इस दोनों के योग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बीच में अगर एक संख्या आए तब तो वही माध्यिका, लेकिन अगर बीच में दो संख्या आए तो दोनों के योग बट्टा 2 वह माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 तो आप संख्या लेफ्ट से हटा लीजिए, 4 संख्या आप राइट से हटा लीजिए, ठीक है। 4 संख्या लेफ्ट से हटा लीजिए, 4 राइट से, बीच में कितना संख्या बच गया, 2। तो बीच में 2 संख्या बच गया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, दोनों को जोड़ के कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, माध्यिका निकल जाएगी। माध्यिका का तो यही रूल है ना, अगर बीच में एक संख्या बचेगा तब तो वही माध्यिका, लेकिन बीच में अगर 2 संख्या बचेगा, जैसे मान लीजिए 3 संख्या होगा तब बीच में एक संख्या बचेगा, 5 संख्या होगा तब बीच में एक संख्या बचेगा, 2 लेफ्ट से हटाएंगे 2 राइट से, है ना। तो नंबर ऑफ डाटा अगर इवेन होता है ना, इवेन, तो बीच में 2 संख्या बचता है, और नंबर ऑफ डाटा अगर ऑड होता है, विषम होता है, तब बीच में एक संख्या। अगर 9 संख्या दिया जाए कुल मिला के तो बीच में एक संख्या बचेगा, 5वां, 4 बाएं से हटाइएगा, 4 दाएं से। लेकिन यहाँ 10 संख्या है तो बीच में 2 बचेगा, तो 4 बाएं से हटाइए, 4 दाएं से, बीच में 2 संख्या बचा है, कोई बात नहीं, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, माध्यिका निकल जाएगा। जबकि माध्यिका कितना दे रखा है, 17, तो बराबर में हम लिखेंगे 17। आगे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, x और x कितना, 2x हो जाएगा, 1 और 3 कितना, 4, दोनों x वाला को एक साथ जोड़े और क्रॉस गुना 2 में 17 से गुना करिएगा, 34 हो जाएगा। देख के पता लग रहा होगा आप, x का वैल्यू, 2x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, +4 जाके 34 में से माइनस होगा 30, 2 से काटेंगे, 15 दूना 30, x का वैल्यू कितना, 15। तो आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है, यानी कि 44 किलोमीटर की दूरी अगर उसको तय करना होता है एक पहिया को, तो वह 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए, किसी भी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी इसके परिधि के बराबर होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr, यह क्या होगा, वृत्त का परिधि होगा, यानी कि पहिए का परिधि होगा। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि इतना दूरी, जैसे देख लीजिए यही परिधि है ना, यहाँ से चला वापस यहाँ तक आ जाएगा तो एक चक्कर बोलेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को ही तो परिधि बोलते हैं। तो किसी भी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी उसके परिधि के बराबर होता है, यानी एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। तो आप बताओ कि एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा तो 5000 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इतना गुने 5000, यही तो तय करेगा ना। 5000 चक्कर लगाया है तो एक चक्कर में परिधि इतना दूरी, तो 5000 चक्कर में इसके 5000 गुना। जबकि बोला है कि 5000 चक्कर में यह 44 किलोमीटर, तो किलोमीटर में पहले अगर हम 1000 से गुना करें तो यह मीटर में कन्वर्ट होगा, और फिर 100 से गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हम किस फॉर्म में लिख दिए, सेंटीमीटर में, चूंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में। 44 किलोमीटर है तो 44 गुने 1000 तो 44000 मीटर हो जाएगा, और 44000 मीटर है, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर 100 से गुना, पहला बार 1000 से गुना किए, किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा, फिर 100 से गुना किए सेंटीमीटर में, चूंकि ऑप्शन हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको आराम से समझ लेना है। एक चक्कर में पहिया इतना दूरी, साइकिल का पहिया एक चक्कर में इतना दूरी, 5000 चक्कर लगाया है तो गुना 5000 दूरी तय करेगा, जबकि बोला है कि 44000। अब जो कट रहा है उसको काटिए, देखिए 000 से 000 कट गया पूरा का पूरा, 22 दूना 44 से पूरा का पूरा 44 आपका कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है, 5 से अगर हम इसको काटे, 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब वैल्यू इधर क्या बचा है, r बराबर 7 भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 7 से गुना करेंगे 20 में, 20 सते 140, यानी कि इस पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहिए का त्रिज्या पूछा है 140, अगर क्वेश्चन में पहिए का व्यास पूछता तो हम इसको 2 गुना कर देते, त्रिज्या ही पूछा है तो 140 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में देखा जाता है। बोला यह गया है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचा। देखो जब 4200 रुपए में बेचा ना तो 25% की हानि हो गई, इसका मतलब 4275% का मान है, ठीक है। बहुत सिंपल में समझिएगा इसको। 25% की हानि कब होती है, जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% कम में बेचेंगे। 25% का लाभ कब होगा, जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा में बेचेंगे। तो 25% हानि का मतलब है कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 75% में बेचा गया, जबकि बोला है बेचा है 4200 में, तो 4200 में 25% की हानि यानी 4275% का मान है। 25% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, यानी हमें बताना है 125% का मान,
देखो वास्तव में ये 75% का मान था, तो 75 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है 125% का मान क्या होगा, तो हम गुना करेंगे 125 से, सीधे हम अपना आंसर निकालेंगे। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 14 तिया 42, 1400 गुना 5, 14 पंचे 70, यानी कि 7000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में 75% का वैल्यू दिया था और 100% का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया था। अगला देखिए, बोला है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 और 64 है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, एक का क्षेत्रफल कितना है 121 और दूसरा का क्षेत्रफल कितना है, दूसरा का क्षेत्रफल है 64। आप बोलोगे कि बट्टा क्यों किए, तो अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का रेशियो, उसके संगत ऊंचाई का रेशियो, उसके संगत परिमाप का रेशियो है ना, यह सब आपस, उसके संगत माध्यिका का रेशियो, यह सब आपस में बराबर होता है। और इन सब में से अगर संगत भुजा मालूम है या संगत परिमाप मालूम है, कोई भी मालूम है, चूंकि सब तो एक ही होगा, इनमें से कुछ भी मालूम होता है उसका वर्ग करते हैं तो संगत क्षेत्रफल निकलता है। और अगर क्षेत्रफल मालूम होता है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का अनुपात मालूम होता है, उसका वर्गमूल करते हैं तो संगत भुजा या संगत माध्यिका या संगत परिमाप निकलता है। तो देखिए पहला का क्षेत्रफल बट्टा दूसरा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अगर हम वर्गमूल कर देंगे तो यही इसके भुजा का अनुपात होगा, यही इसके परिमाप का अनुपात होगा, यही इसके माध्यिका का अनुपात होगा। जबकि बोला है कि पहले त्रिभुज का माध्यिका 12.1, अब देखिए वर्गमूल कर चुके हैं तो माध्यिका का ही अनुपात निकल जाएगा। तो पहले का माध्यिका इतना, दूसरा का माध्यिका क्या होगा, इसको हम x मान लिए। पहला का क्षेत्रफल बट्टा दूसरा का क्षेत्रफल वर्गमूल किए तो जैसे ही वर्गमूल करिएगा क्षेत्रफल का भुजा का अनुपात निकलेगा और जो भुजा का अनुपात होगा वही इसके माध्यिका का अनुपात होगा। क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके जितने भी संगत भुजा है उसका रेशियो आपस में बराबर, उसके माध्यिका का रेशियो बराबर, परिमाप का रेशियो बराबर, सिर्फ क्षेत्रफल का रेशियो स्क्वायर करने पर आता है। इसलिए क्षेत्रफल का वर्गमूल किए तो भुजा के बराबर आ गया और भुजा जो होगा वही माध्यिका के बराबर। तो पहला का माध्यिका इतना, दूसरा का माध्यिका क्या होगा, इसको x मान लिए। अब 121 का वर्गमूल करिए 11, 64 का वर्गमूल करिए 8 बराबर 12.1 है तो 12.1 बट्टा x है तो x। अब देखिए कटने वाला है तो काटिए आप इसको, 11 गुने 11 121 होता है तो 1.1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 8 88, x का वैल्यू 88, यानी एक अंक के बाद दशमलव ही तो होगा, 8.8 मीटर हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पूछा था दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, 8.8 मीटर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला है एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि। अब समझिएगा क्या होता है 1/7 की हानि, 1/7 की हानि क्रयमूल्य पर, यानी कि यह क्या है, क्रयमूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और इस कॉस्ट प्राइस पर 1 रुपये का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, यानी कि हानि हो गया है। ठीक है, 1 रुपये की हानि कितना में हुआ है, 7 रुपये की। तो इस दोनों से आप बताइए कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यूनिट में। 1/7 की हानि यानी कि 7 रुपये के वस्तु पर 1 रुपये की हानि। तो 7 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की हानि कब होगा, जब वस्तु को 6 रुपये में बेचेगा। भाई 7 रुपये का सामान है, 1 रुपये की हानि पर बेच दिए, यानी कितना में बेचे होंगे, 6 रुपये। अब यूनिट के रूप में देख लीजिए, यूनिट के रूप में विक्रय मूल्य कितना, 6 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य कितना 144। तो यह 144 जो है वह 6 यूनिट का मान है। 6 से भाग करिएगा 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें बताना है क्रयमूल्य क्या होगा, यानी 7 यूनिट का मान, तो हम 7 से गुना कर दिए बस। 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24 गुने 7 168, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, 168 आ गया। ठीक है, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना निकालिए, 168। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि अगर इसको 189 में बेचेंगे तो क्या होगा। तो 168 रुपया क्या निकला, इसका कॉस्ट प्राइस निकला। तो वस्तु 168 का है, 189 में बेचेंगे, मतलब कितना ज्यादा में बेचेंगे, 21 रुपये ज्यादा में। तो 21 रुपये ज्यादा में बेचेंगे तो 21 रुपये का लाभ होगा। सामान 168 का हम लोग निकाल लिए क्रय मूल्य, अब 189 में बेचा जा रहा है तो लाभ 21 का। अब 21 का लाभ होगा कितना के वस्तु पर, 168 के वस्तु पर, बट्टा में तो कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, कितने परसेंट का लाभ, 189 में बेचेंगे 168 का वस्तु, 21 का लाभ, 168 पे परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 21 से काटिएगा, 21 8 168, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25, 25 बट्टा 2 यानी कि 12.5। तो 12.5% का लाभ हो जाएगा अगर इस वस्तु को 189 रुपये में बेचा गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आराम से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है एक वस्तु 6 सेकेंड में 40 मीटर और पुनः 4 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, यात्रा तय करता है, तो वस्तु का औसत चाल बराबर देखिए क्या होता है। औसत चाल अगर दूरी अलग अलग हो, समय अलग अलग हो, तो औसत चाल का जो जनरल फॉर्मूला है वह है आपका कुल दूरी बट्टा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टा कुल समय। यही तो है औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुल कितना दूरी तय किया है, तो पहला बार 40 मीटर, अगला बार 20 मीटर, यानी कुल कितना दूरी तय किया है, 60 मीटर का दूरी तय किया है। बट्टा कुल समय कितना लिया है, पहला बार 6 सेकेंड, अगला बार 4 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड का समय लिया है। कुल दूरी बट्टा कुल समय करेंगे, औसत चाल निकल जाएगा, 10 से काटिए, 10 छके 60, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, यही आपका चाल हो जाएगा। अब 6 मीटर पर सेकेंड इस रूप में तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मीटर सेकेंड और सेकेंड का पावर -1, किसी भी संख्या का पावर -1 होगा तो वह बट्टा में ही आएगा, तो सेकेंड बट्टा में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, तो विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को आपको लगा देना है इसमें। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है, आराम से इसको भी आप समझिएगा। 200 मीटर की दूरी से तस्कर वीरप्पन को एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। वीरप्पन कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर। जब पुलिसकर्मी पीछा करता है तो वीरप्पन भी चलना शुरू करता है। मान लीजिए तस्कर यानी वीरप्पन का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तस्कर को पकड़ने से पहले कितनी दूर तक दौड़ाना पड़ेगा, यानी तस्कर को कितना दौड़ाना पड़ेगा तब पकड़ेगा। ठीक है, तस्कर को कितना दौड़ाना पड़ेगा यह हमें बताना है, यानी तस्कर कितना दौड़ा है यह हमें बताना है। हमें यह नहीं बताना है कि पुलिसकर्मी कितना दौड़ा है, क्या बताना है, तस्कर को कितना दौड़ाना पड़ेगा। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पकड़ने में लगा समय, टाइम एंड डिस्टेंस का यह फॉर्मूला है, कैचिंग टाइम, पकड़ने में लगा समय, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई जगहों पे इसका यूज करते हैं, चोर पुलिस वाले में तो इसका यूज करते ही हैं। पकड़ने में लगा समय बराबर देखिए क्या होता है, मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। पकड़ने में लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड, मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। ठीक है, इससे क्या निकल जाता है, पकड़ने में लगा समय। अच्छा, मोर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, मोर डिस्टेंस का मतलब होगा कि चोर और पुलिस के बीच में कितना अधिक दूरी है, वही मोर डिस्टेंस कहलाता है। दोनों के बीच में जितना अधिक दूरी होगा, मतलब जितना का गैप होगा, वह मोर डिस्टेंस कहलाएगा। और मोर स्पीड कहने का मतलब कि पुलिस का चाल चोर के चाल से जितना ज़्यादा होगा वह मोर स्पीड कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 200 मीटर दूर है ना, यानी इस दोनों में मोर डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। चोर पुलिस से कितनी अधिक दूरी पर है, 200 मीटर की अधिक दूरी पर है, तो यही मोर डिस्टेंस कहलाएगा बट्टा मोर स्पीड। तो इसका स्पीड पुलिस का 12 है, चोर का 10 है, तो 12 में से 10 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऊपर में मीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से आप गुना कर लीजिए। कितना से गुना कर लेंगे, 5/18 से। इससे यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऊपर में जो दूरी है वह मीटर में है, इसलिए हमने नीचे में जो हमारा चाल आया किलोमीटर पर घंटा उसमें 5/18 से गुना कर दिए, इससे यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो आप मीटर से तो आपका मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 से 0 कैंसिल, 18 दूना 36 यानी कि 360। सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि 360 सेकेंड में ना, 360 सेकेंड में वीरप्पन पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। अच्छा, 360 सेकेंड को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो क्या समय दर्शाएगा, तो 360 सेकेंड है ना, आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें भाग करिए 3600 से। कितना से भाग करिएगा, 3600 से, क्योंकि देखिए 60 से भाग करिएगा तब तो यह मिनट में आएगा, सेकेंड है, 60 से भाग करिएगा मिनट में, अब फिर 60 से भाग करिएगा तब आवर में, तो सेकेंड को सीधे आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 3600 से आप भाग करिएगा, तो 360 से भाग करिए, यहाँ पे क्या बचेगा 10, ऊपर में 1, यानी कि 360 सेकेंड का मतलब है कि 1/10 घंटे में, 360 सेकेंड का मतलब क्या है, 1/10 घंटे में पकड़ा जाएगा। अब हमें यह बताना है कि कितना भाग आया, बोला है कि पकड़ने से पहले कितना दूर तक दौड़ाना पड़ेगा, कितना दौड़ाना पड़ेगा। तो चोर का चाल देखिए कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चोर का चाल है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको कितना समय तक भगाया गया है, 1/10 घंटा तक भगाया गया है। तो 1/10 घंटा में जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूर इसको भगाया जाएगा। आवर से आवर कैंसिल, 0 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 1, यानी 1 किलोमीटर दूरी तक इसको भगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, तब जाके यह क्या होगा, पकड़ा जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला है साईं किसी काम को 17 दिनों में जबकि बिंदु इसे 51 दिन में। देखो साईं कर सकता है कितना दिन में, 17 दिन में, जबकि बिंदु इसी काम को कर सकता है कितना दिन में, 51 दिन में। साइन को समय लगता है, साईं को समय 17 दिन, बिंदु को 51 दिन। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 17 और 51 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 51। 17 51 को 3 बार में काटेगा, 51 1 बार में काटेगा। टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का तरीका है दोनों का एलसीएम तो 51। अब यह 17 दिन में 51 यूनिट तो 1 दिन में 3, 51 दिन में 51 तो 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। आगे देखिए क्या बोला है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि साईं पहला दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन, और काम के समाप्त होने तक यही क्रम जारी रहता है तो काम पूरा होने में कितना दिन। देखो इसका मतलब क्या है कि पहला दिन साइन और दूसरा दिन बिंदु हो गया, फिर आगे फिर से अगला दिन साइन, फिर अगला दिन बिंदु, फिर से आगे फिर अगला दिन साइन, अगला दिन बिंदु। इसी तरीके से काम हो तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह बताना है हमें। यानी यह क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेट वाला, ठीक है, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। यानी कि बारी बारी से काम करेगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। एक चीज इसमें देखिएगा कि पहला दिन का कौन है वर्कर, साईं, दूसरा दिन का यह है, फिर तीसरा दिन का वर्कर साइन है, फिर 5वां दिन का। यानी विषम दिनों पे ना साईं काम करेगा, ध्यान रखिएगा। 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन साईं काम करेगा, और बिंदु दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, यानी कि इवेंट डेज में वर्क कौन करेगा, इवेंट डेज में बिंदु वर्क करेगा, और ऑड डेज में कौन काम करेगा, साईं काम करेगा। अब बोला है कि बारी बारी से दोनों काम कर रहा है, ठीक है, तो यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। हम एक चीज देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम 2 दिन का काम निकालते हैं, क्योंकि 2 दिन में दोनों का अटेंडेंस शामिल हो जाता है और यही साइकिल रिपीट होता है। तो हम क्या निकालेंगे कि भाई 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, बस हमें बता दो। तो 2 दिन में पहला दिन करेगा साईं 3 यूनिट, अगला दिन बिंदु 1 यूनिट, तो 3 और 1 4 यूनिट काम हो गया। अब 4 यूनिट काम से काम तो समाप्त हुआ नहीं, तो काम के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो 51 यूनिट काम हमें लेना है, तो 13 से गुना करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 से गुना करिए, 12 चौके 48, तो 12 गुना काम के लिए समय भी तो 12 गुना देना पड़ेगा। तो 12 गुना 24 दिन समय लग गया, लेकिन 24 दिन में काम पूरा हुआ नहीं तो हम प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है। 24 दिन में काम पूरा हुआ नहीं, कितना काम हो गया, 12 चौके 48 काम हो गया। अब आप एक चीज़ बताओ कि 48 ही काम हुआ है, काम कितना बचा हुआ है, 3 यूनिट काम और बचा हुआ है। 12 गुना काम के लिए 12 गुना समय, तो 24 दिन में 48 यूनिट काम हो गया, अब 3 यूनिट काम बचा हुआ है। अब देखिए 24 दिन काम हो गया है, तो 25वां दिन का वर्कर कौन होगा, देख लीजिए। पहला दिन का जो वर्कर होगा वही 25वां दिन का वर्कर होगा, क्योंकि ऑड डे में कौन काम करता है, साईं। पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, तो 25वां दिन भी काम कौन करेगा, साईं। और साईं 1 दिन में 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ही काम बचा हुआ है, तो 3/3 दिन, यानी कि 1 दिन समय और लग जाएगा, तो 24 और 1 25। तो यह टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा आपका, 25 दिनों में। अगर बारी बारी से यह काम करे तो पूरा का पूरा काम 25 दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नल और टंकी से है। बोला है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकता है। हम लिख लेते हैं 2 इनलेट पाइप है ए और बी। इनलेट पाइप का मतलब होता है भरने वाला, आउटलेट मतलब खाली करने वाला। पहला भर सकता है 22 घंटे में पूरे पाइप, पूरे टंकी को, और दूसरा भर सकता है 33 घंटे में पूरी टंकी को। सेम ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, चाहे टाइम एंड वर्क का हो या नल और टंकी का हो। 22 और 33 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 22 तिया 66 तो 3, 33 दूना 66 तो 2। टोटल वर्क इस दोनों का एलसीएम, तो 22 और 33 का एलसीएम 66। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में से जो बड़ा वाला है उसको पकड़िए, उसका पहाड़ा तब तक पड़िए जब तक दोनों नहीं काटे। तो 33 को नहीं काट रहे थे तो 66 को दोनों काटेगा, तो एलसीएम 66। टोटल वर्क कितना हो गया। अब इससे भाग करेंगे तो इसके 1 घंटा का काम, इससे भाग करेंगे तो इसके 1 घंटा का काम, यानी ए 1 घंटा में 3 लीटर और बी 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, बोला उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया, ठीक है। टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी भरने में दोनों पाइप को क्या समय लगेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, कि जिसको पहले भरा जाए उसको जाने मत देना आप। 3 घंटा पहले ए को बंद किया गया है, तो अगर ए को 3 घंटा पहले नहीं बंद करते तो क्या होता, तो 3 घंटा और यह चल लेता। तो 3 घंटा में कितना और पानी भर देता, तो 1 घंटा में 3 लीटर, तो 3 घंटा में 3 तिया 9 लीटर भर लेता। यानी 66 के बजाय, टंकी में 66 जो भरना था उसके बजाय कितना भर देता, या 75 भर देता, यही होता ना।
3 घंटा पहले जो ए को बंद कर दिया गया है, अगर नहीं किया गया होता तो 3 घंटा और चलता, तो 3 तिया 9 लीटर और भर देता। तो 66 और 9 75। बस यही काम आपको करना है, जो पहले बंद हो उसको बंद नहीं होने देना है, उसको और चला लेना है। अब इसका मतलब है कि 75 लीटर भरता होगा दोनों मिलकर। अब कोई नहीं गया है, प्रत्येक शुरू से लेकर के अंत तक है, ठीक है। प्रत्येक क्या है, शुरू से अंत तक। 3 घंटा पहले जाएगा तब तो 66 ही भरेगा, लेकिन 3 घंटा और काम करके जाएगा तो मात्रा इतना बढ़ जाएगा। बस काम का मात्रा ही हम बढ़ा दिए, टंकी का क्षमता ही बढ़ा दिए। अब दोनों से काम लीजिए, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, तो 75 भरने में 75/5 यानी कितना घंटा का समय लगेगा, 15 घंटा। बहुत ही आराम से इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 बर्तनों का आयतन बराबर है, 2 बर्तन का वॉल्यूम जो है वह बराबर है, जिसमें 1:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी। पहला में देखो मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, पहला में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:3, और दूसरे में जो है ना उसको देखो आप, मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, दूसरे में 2:1 है। क्वेश्चन में एक बात बोला है कि दोनों का आयतन बराबर है। तो पहला बर्तन में देखिए तो आयतन कितना है, दूध पानी मिला के 4 और यहाँ पे 3 है, तो आयतन बराबर कहाँ है, बराबर करिए। देखिए 4 लीटर है, इसमें 3 से गुना करेंगे 12 लीटर, 3 लीटर है 4 से गुना करेंगे 12 लीटर, 12 पे ही जाके दोनों बराबर होगा। आयतन पूरा बराबर करना है, तो 4 लीटर है, यहाँ पे 3 है, 4 और 3 12 पे जाके बराबर होगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, अब 3 से गुना करेंगे तो दूध 3 हो जाएगा और पानी कितना 9, तो 3 और 9 12 लीटर। 4 से गुना करिए, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, दूध कितना 8, पानी कितना 4 लीटर। क्लियर, आयतन क्या हो गया बराबर, 12 लीटर यहाँ भी 12 लीटर यहाँ भी कर दिए। अच्छा यहाँ 3 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आया है, 3:9 3/9 ही है, काटिएगा 1:3 ही हो जाएगा। बस दिखने में अलग लग रहा है लेकिन मान में कोई अंतर नहीं है। अब आगे क्या बोला है कि यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, तो नया दूध और पानी का अनुपात बताना है अगर इसको मिला दिया जाए। तो अगर इस दोनों बर्तन को मिलाएंगे तो देखिए दूध पहला में कितना है 3 लीटर और दूसरा में कितना है 8, कुल दूध का मात्रा 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, यही तो होगा। पहला बर्तन का 3 लीटर दूसरा का 8 तो 11 लीटर। पहला में पानी कितना 9, दूसरा में पानी कितना 4, तो पानी का मात्रा कितना 13, यानी 11:13 का अनुपात हो जाएगा अगर हम दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला दे। पहले आयतन बराबर कर देना है, उसके बाद तीसरे बर्तन में क्या होगा वह बता देना है आपको। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है। प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपये 6 महीने के लिए। टाइम देख लो कितना है आपका, टाइम है 6 महीना, ठीक है, 6 महीने के लिए 6 मंथ्स, यही तो समय है। और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर, रेट कितना दे रखा है 20% दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि यानी कि अमाउंट मिश्रधन कितना होगा। परिपक्वता राशि का कहने का मतलब होता है कि लौटाया कितना जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मिश्रधन बताना है हमें। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, यह देखिए इंपॉर्टेंट है, ब्याज का संयोजन क्या है तिमाही। तो जैसे ही ब्याज का संयोजन तिमाही हो तो तिमाही के डाटा को पहले वार्षिक में लाएंगे। अगर क्वेश्चन में तिमाही बोल दे, 4 माही बोल दे, 6 माही बोल दे तो सबसे पहले इसके डाटा को हम वार्षिक में ले जाएंगे। अगर 6 माही रहता तो एक वर्ष में 2 6 माही होता है, तो रेट में हम 2 से भाग करते, टाइम में 2 से गुना करते। तिमाही की बात कर रहा है तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो हम रेट में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और टाइम में क्या करेंगे हम 4 से गुना करेंगे। इससे तिमाही का डाटा वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वर्ष में 4 तिमाही, रेट में 4 से भाग, टाइम में 4 से गुना, ठीक है। 6 माही का डाटा होता तो रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना करते। तो रेट कितना हो जाएगा अब हमारा 5% रेट हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा 6 चौके 24 महीना, 24 महीना यानी 2 साल हो जाएगा। 24 महीना यानी कितना साल, 6 मंथ गुने 4 24 मंथ यानी कि 2 साल। अब हम CI निकालेंगे, अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 साल के केस में CI बराबर होता है SI, फॉर्मूला देखो क्या होता है, परसेंटेज में निकालते हैं, प्लस रेट का स्क्वायर, SI प्लस R का स्क्वायर। और जब R का स्क्वायर करते हैं तो इसमें दशमलव डालते हैं 2 अंक के बाद, 0.2 अंक बाद। यह तरीका होता है CI निकालने का, अंक के बाद। अब निकालिए आप, सबसे पहले SI होता है रेट गुना टाइम, तो 5 दूना 10 तो SI हो गया 10%, 5 दूना 10%, रेट गुने टाइम होता है। प्लस रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10 में 0.25 ऐड करेंगे 10.25 हो जाएगा।
2 साल के केस में CI हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, सबसे पहले SI, फिर इसमें ऐड करते हैं रेट का स्क्वायर, और जब रेट का स्क्वायर करते हैं तो उसमें 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमारा बन जाएगा 10.25%। किसका? मूलधन का। तो मूलधन देख लीजिए कितना है क्वेश्चन में, 13,000, यही है ना। तो 13,000 का 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। निकाल लेते हैं कितना, प्रतिशत से 00 कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 00 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 6 25 हो जाएगा। 205 में 13 से गुना करेंगे तो 2665। अब 2665 में बट्टा में 2 भी है, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि इतना रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कितना? 1332.5। तो इतना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो लौटाना कितना पड़ेगा? तो 13,000 प्लस 1,332, यानी कि 14,332 रुपये 50 पैसे, 14,332 रुपये 50 पैसे इतना लौटाना होगा। यह तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मूलधन कितना है? 13,000, तो मूलधन प्लस ब्याज यानी लौटाना कितना होगा? 14,332 रुपये 50 पैसे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।